ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन सीरीज का ये चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों सबसे पहला सवाल इसमें है, इनसाइड अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज स्लोअर। गलत हो गया। प्रेशर कुकर में इसलिए पकाया जाता है क्योंकि खाना जल्दी पक जाए, है ना। टेम्परेचर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कुकिंग होगी वो इजी हो जाएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज इनसाइड अ प्रेशर कुकर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। उल्टा हो गया, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर देखते हो वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, ठीक है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है। इनसाइड अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज स्लोअर, गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज इनसाइड अ प्रेशर कुकर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है बढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ऊपर वाला भी गलत हो गया, ठीक है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम हो रहा है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो प्रेशर कुकर के अंदर पाक क्रिया धीमी हो जाती है, यह भी गलत हो गया। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में वृद्धि करके क्वथनांक घटाया जाता है, ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है। अगर वातावरण का दाब क्या होगा, वातावरण का दाब ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। जब ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है क्योंकि दाब घट जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। मतलब हाइट पर जाते हैं तो दाब घटेगा, हाइट के साथ दाब घटता है, डिक्रीज करने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन अ कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर टेम्परेचर इज रीड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर में जो हम टेम्परेचर को रीड करते हैं वो किसके टर्म्स में रीड करते हैं, प्रेशर के टर्म्स में रीड करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो प्रिंसिपल काम कर रहा है वो यही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक नियत आयतन गैस तापमापी में ताप को दाब के पदों में मापा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ताप का रिलेशन किसके साथ है, दाब के साथ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। किसी गैस का आयतन नियत रखने पर P समानुपाती T प्राप्त होता है। तो ये सिद्धांत काम करता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है और जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर P समानुपाती T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वाला प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो सिद्धांत है वो P समानुपाती T पर आधारित है। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, स्केटिंग इज पॉसिबल ऑन स्नो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर बिलो द स्केट्स, है ना। जो स्केट्स होता है उसके नीचे वाटर का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण स्केटिंग इजी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो वाटर है या जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा और आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। तो वाटर इज फॉर्म ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। फिर मैं बताता हूँ, स्केटिंग जब होती है तो प्रेशर बढ़ने के कारण जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो घट जाता है और आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में। पानी किसकी तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे स्केटिंग इजी हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है। स्केट्स के नीचे जल निर्मित होने के कारण बर्फ पर स्केटिंग संभव है। बिल्कुल सही बात है। दाब बढ़ने के कारण, ठीक है, जल निर्मित होता है और यह स्नेहक के रूप में, ठीक है, कार्य करता है, तो लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो प्रोसेस उसमें काम हो रही है, रीजन मतलब करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर वाले को, ठीक है। रीजन सही दिया गया है, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, पानी बनेगा जो लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही से रीजन फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका इसका भी आंसर फर्स्ट जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर शो डिफरेंट रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर अदर देन द फिक्स्ड पॉइंट। ये स्टेटमेंट सही है। लिक्विड इन अ ग्लास थर्मोमीटर्स शो डिफरेंट रीडिंग्स फॉर टेम्परेचर्स अदर देन द फिक्स्ड
पॉइंट, ठीक है। मतलब सभी लिक्विड के लिए जो रीडिंग आ रही है वो अलग अलग आ रही है, ठीक है, फिक्स्ड रीडिंग नहीं आ रही है। ऑल लिक्विड्स हैव सेम एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज, ये गलत हो गया क्योंकि एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होगा, इसलिए हमें एक ही रीडिंग नहीं मिल रही है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला गलत है। ऑल लिक्विड्स हैव सेम एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज गलत हो रहा है, कोई ज़्यादा एक्सपेंड होता है, कोई कम एक्सपेंड होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये तो सरासर गलत है। कांच में द्रव तापमापी नियत बिंदुओं से अन्य तापों के भिन्न भिन्न पाठ्यांक दर्शाते हैं, ठीक है। अलग अलग लिक्विड के लिए जो रीडिंग्स आएंगी वो अलग अलग आएंगी, ठीक है, अलग अलग रीडिंग मिलेंगी हमें क्योंकि उनके एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मतलब किन्हीं भी दो लिक्विड्स का सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, अगर डिफरेंट लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला इनकरेक्ट है, और ये इसका आंसर जाएगा थर्ड आंसर जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपन। गैस थर्मोमीटर गिव्स द सेम रीडिंग रिगार्डलेस ऑफ विच गैस इज यूज्ड, ठीक है। गैस थर्मोमीटर में कोई भी गैस अगर रखोगे तो रीडिंग सेम आएगी, ठीक है। ऑल गैसेज एट लो डेंसिटीज एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज। अब अगर हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टी यूज करें, आइडियल गैस मान के चलें, तो सभी गैसों की रीडिंग क्या आएगी, थर्मोमीटर में सेम आएगी, गैस थर्मोमीटर में, ठीक है। गैस तापमापी समान पाठ्यांक देता है चाहे किसी भी गैस का उपयोग किया जाए, बशर्ते गैस कैसे होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए। आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। तो वही बोला गया है, ऑल गैस एट लो डेंसिटीज, लो प्रेशर, ठीक है, एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। इसलिए रीडिंग गैस थर्मोमीटर में सभी गैस के लिए सेम मिल रही है। कम घनत्व पर सभी गैसें समान प्रसार गुण प्रदर्शित करती हैं। लिक्विड से डिफरेंट इसमें काम होता है क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन सभी गैसेस के लिए, सभी आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है, कोई भी गैस हम लें रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी गैस थर्मोमीटर में। ऑल गैसेस एट लो डेंसिटी, ठीक है, एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। जो हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है क्योंकि कंडीशन क्या है आइडियल गैस की, इसीलिए अलग अलग गैस की गैस थर्मोमीटर में रीडिंग सेम आ रही है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आइडियल गैस की कंडीशन क्या है, कोई भी गैस आइडियल कब होगी, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तो उसने डेंसिटी को लो बोल रखा है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे। हाउसेस मेड ऑफ कंक्रीट roofs get very hot during summer days, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंक्रीट though much smaller than that of metal is still not small enough। अब सुनो, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, कंक्रीट से बने हुए जो हाउस हैं, ठीक है, उनकी जो छतें हैं, ठीक है, वो बहुत गर्म हो जाती हैं गर्मियों के दिनों में। कंक्रीट की छतों वाले घर गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वो हो किस वजह से रहा है कि कंक्रीट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, कम है, किसकी तुलना में, मेटल की तुलना में बहुत कम है, लेकिन बाकी अदर मटेरियल की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो इजीली हो जाता है, इसलिए छतें गर्म हो जाती हैं और गर्मियों के दिनों में हमें गर्मी का एहसास होता है। तो कंक्रीट की तापीय चालकता यद्यपि धातुओं की तुलना में काफ़ी कम है, फिर भी बहुत कम नहीं है, बहुत कम नहीं है। मतलब ऐसा माना जाता है कि बाकी जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स हैं, उनकी तुलना में इसकी ऊष्मा चालकता यानी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए गर्मियों के दिनों में कंक्रीट से बने हुए मकान क्या हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है, उन घरों में जो कंक्रीट से बने हुए होते हैं। तो बिल्कुल सही है, हाउसेस मेड ऑफ कंक्रीट रूफ्स गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर डेज, बिल्कुल सही बात है कि अदर मटेरियल लेते तो शायद उतने गर्म नहीं होते, है ना, क्योंकि अदर मटेरियल की तुलना में कंक्रीट की ऊष्मा चालकता ज़्यादा है, जिससे कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम समय में ज़्यादा हीट का फ्लो होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंक्रीट दो मच स्मॉलर देन दैट ऑफ मेटल इज स्टिल नॉट स्मॉल एनफ। ये बात भी सही कह रहा है कि बाकी अदर मटेरियल की तुलना में कंक्रीट की जो ऊष्मा चालकता है वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उन मकानों में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और नीचे वाला रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो इसका भी आंसर क्या बच्चों, फर्स्ट जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे
द ग्राउंड हीट्स अप मोर क्विकली देन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। तो दिन में बताया गया कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट से हीटिंग होती है, जाहिर सी बात है, तो ग्राउंड जमीन जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू जो वाटर की बॉडीज है उनकी तुलना में, है ना। तो ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, जैसे समुद्र का सरफेस खुला पड़ा है तो वो कम गर्म होगा, है ना, और जो आपकी ज़मीन है, ग्राउंड है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो यही बोला गया, ड्यूरिंग द डे द ग्राउंड हीट्स अप मोर क्विकली देन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। और अगर डेल्टा टी की हम बात करें तो डेल्टा टी, है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन कितना, एम एस। अगर हम सेम हीट की बात करें, सेम हीट हम दे रहे हैं, ठीक है, वाटर से बनी बॉडी को और ग्राउंड को, है ना, ग्राउंड को मतलब रॉक साल्ट से बनी बॉडी को हम हीट दे रहे हैं सेम, तो जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, डेल्टा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेम हीट, ये हीट हम सेम ले लें, ठीक है, तो डेल्टा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस हो गया। जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा उसके टेम्परेचर में चेंज क्या होगा, कम होगा। वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट जब हम ग्राउंड को देते हैं और वाटर से बनी बॉडी को देते हैं तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ग्राउंड का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, रॉक साल्ट से बनी बॉडीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। स्पेसिफिक हीट कम होगी तो टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा मिलेगा। द वाटर हैज़ अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट एज कम्पेयर टू द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात बोली गई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सही से एक्सप्लेन भी हो रहा है, ठीक है। दिन के समय बड़े जलाशय की तुलना में थल मतलब जमीन शीघ्र तप्त हो जाती है, क्योंकि जमीन की विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा से कम होती है, इसलिए जमीन जल्दी गर्म हो जाती है ना, किसकी तुलना में, जल यानी जलाशय की तुलना में, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। जब हम जलाशय को जमीन को सेम हीट देंगे तो इतना याद रखो, सेम हीट देने पर उसके टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आएगा, जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा, क्योंकि डेल्टा टी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस है। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पानी का स्पेसिफिक हीट, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जमीन की विशिष्ट ऊष्मा से ज़्यादा होती है। इस समान ऊष्मा देने पर, मतलब जो जलाशय है उसको भी डेल्टा क्यू दो और ज़मीन को भी डेल्टा क्यू दो, ज़मीन का ताप ज़्यादा बढ़ेगा, जलाशय का ताप कम बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस के। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही से एक्सप्लेन भी हो रहा है, तो इसका भी आंसर बच्चों फर्स्ट जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द फिक्स्ड पॉइंट ऑन टेम्परेचर स्केल, है ना। अलग अलग टेम्परेचर स्केल के हिसाब से पानी का ट्रिपल पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पानी का 273.16 केल्विन होता है। क्या बच्चों बात समझ में आई। तो इसका आंसर थर्ड जाएगा बच्चों, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। 2 stars S1 and S2 are found to have maximum intensity of radiation at 360 nanometer and 480 nanometer respectively. The ratio of their absolute temperature is 4:3, है ना। अच्छा, वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ई और लैम्डा का जो कर्व है, एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन के लिए होती है, ठीक है। ई मैक्स होता है ये, है ना, और ये लैम्डा एम होता है। और आप सभी को पता है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको नाम देते हैं हम वीन्स कॉन्स्टेंट, यानी लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। जिसके लिए लैम्डा एम ज़्यादा होगा, है ना, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये किसी बॉडी से एमिटेड रेडिएशन का ग्राफ है। अलग अलग टाइप की वेवलेंथ एमिट होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी एमिट होगा उस टेम्परेचर पर, ठीक है, वो लैम्डा एम के लिए होगा। तो लैम्डा एम इंटू 1 टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा एम इनवर्सली टू टेम्परेचर, यानी आप बोल सकते हो किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 4:3। तो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 आ जाएगा लैम्डा 2 अपॉन कितना, लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 कितना है, 480 अपॉन कितना, ये है आपका 360, है ना, 0 से 0 गया, है ना, और ये कट जाएगा
12 चौको 48, 12 × 36, 4:3। तो ये सही है, स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू बीन्स लॉ लैम्डा एम इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट, इसी के अनुसार हो रहा है। अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया, बीन्स लॉ ही लगाया, बीन्स लॉ का ग्राफ बनाया कि लैम्डा और ई का एनर्जी का, ये एनर्जी एमिटेड पर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है ना, तो ये एमिसिव पावर है। एमिसिव पावर और लैम्डा का जो ग्राफ है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इसको बोलते हैं। अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग एमिसिव पावर होती है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। और इससे जो बीन ने बताया, बीन ने बोला कि लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है। अगर मान लो लैम्डा एम ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। टेम्परेचर क्या होगा, कम। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, 2 ग्राफ दिए हैं, मान लो 2 ग्राफ दिए हैं, इस तरीके से 2 ग्राफ दिए हैं, ठीक है। तो इसका लैम्डा एम ज़्यादा है और इसका लैम्डा एम कम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जिसका ज़्यादा लैम्डा है उसका टेम्परेचर कम होगा, यानी ये वाले कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस वाले कर्व का टेम्परेचर कम होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही सही है, ठीक है। और जो ये रीजन दिया गया है ये भी प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं इसका भी बच्चों आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ में आएगी? ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी पानी की क्या, जल की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, जबकि सभी के लिए जो डेंसिटी होती है, सभी लिक्विड के लिए डेंसिटी क्या होती है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आप सभी को ये रिलेशन पता होगा, रो नॉट 1 प्लस कितना, गामा डेल्टा टी। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। बट पानी के लिए एक्सेप्शन है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाएं हम तो पहले डेंसिटी बढ़ेगी और 4 पर मैक्सिमम हो जाएगी, इसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट क्या, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का विशिष्ट आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मास इक्वल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो आयतन क्या होगा, ठीक है, न्यूनतम होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो जो आपका आंसर जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही के हिसाब से, यानी दूसरा आंसर जाएगा, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे की बात करते हैं। गैसेज यूजुअली एक्सपेंड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, है ना, इंट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं, ठीक है। इसलिए गैस का एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। गैस का एक्सपेंशन सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज़्यादा होता है। सामान्यतः गैसें ठोस और द्रवों की तुलना में अधिक प्रसारित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप देखते भी हो, ठीक है, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैस का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं ऑलरेडी। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। एक्सपेंशन बहुत आसानी से होता है, ज़्यादा होता है अगर हम तुलना करें तो। किससे तुलना हो रही है, लिक्विड और सॉलिड से। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन द लिक्विड्स आर weaker than in solid. The intermolecular forces in liquid are weaker than in solid. बिल्कुल सही है, लेकिन इससे जो एक्सप्लेनेशन है वो फिट नहीं बैठ रही है। किसके लिए, गैसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि गैसेस के लिए अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो सही एक्सप्लेनेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड, इसलिए उनका एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी क्या जाएगा बच्चों, सेकंड आंसर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस कनेक्टेड इन सीरीज इज लेस देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप ये मानो कि आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल रॉड हैं, ऐसे मान लो एल और ए, ठीक है। एल और ए, एरिया सेम है, ठीक है, और लेंथ भी सेम है। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज के लिए क्या, L1 प्लस L2 अपॉन कितना, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। अगर आप इसको K ले रहे हो, इसको 2K ले रहे हो, ठीक है, तो और लेंथ सेम करोगे तो ये आंसर आएगा 2K1 K2 अपॉन कितना, K1 प्लस K2।
ए को के मान लो, अपनी तरफ से मान सकते हैं, ए को 2k मान लें, तो 2 इंटू कितना k इंटू 2k अपॉन कितना 3k, तो जाएगा 4k/3। स्मॉलर क्या है इन दोनों में, k है। और ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस कनेक्टेड इन सीरीज इज लेस देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू k है, क्या ये k से ज़्यादा आ रहा है? नहीं, ये 4k/3 है, k से ज़्यादा है, ये k है स्मॉलर वैल्यू। और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो 4k/3 आ गया। वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्मॉलर वैल्यू से कम आना चाहिए, जबकि ये k से ज़्यादा आ रहा है, 4k/3 का वैल्यू k से ज़्यादा होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, फॉर टू प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस इन सीरीज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाई 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। ये रेजिस्टेंस में या कैपेसिटेंस में जो हम फार्मूला पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग दे दिया, जबकि इसका एक्चुअल आंसर मैंने आपको बताया कितना आएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L1/K1 प्लस L2/K2, है ना। यानी दो के लिए काम करेंगे तो कितना आएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। जबकि यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा K इक्विवेलेंट मिलेगा K1 K2 अपॉन कितना K1 प्लस K2, तो दो का अंतर आ रहा है। और जो सही फार्मूला है उसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो ऊपर वाला तो गलत है ही, नीचे वाला भी गलत है ना। हिंदी में देख लेते हैं। श्रेणी में जुड़ी दो समान मोटाई की दो प्लेटों की तुल्य तापीय चालकता के छोटे मान से कम होती है। यानी श्रेणी क्रम में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तुल्य तापीय चालकता है, वो जो दो रॉड हैं, दो छड़ें हैं, उनमें जो सबसे कम, उनमें जो कम तापीय चालकता है उससे भी कम आएगी, है ना। ये गलत बोल दिया इसने, जबकि मैंने प्रूव करके आपको बताया है। तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला भी गलत है ना। के इक्विवेलेंट का सीरीज में फॉर्मूला लगाएंगे, 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2 आएगा। आइडेंटिकल रोड के लिए मैंने एक का K माना, एक का 2K माना, स्मॉलर K है, तो जो K इक्विवेलेंट आ रहा है वो K से ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला भी रिलेशन मैंने गलत साबित करा। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं, आंसर जाएगा 4th बच्चों, आंसर जाएगा 4th। ठीक है, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। और आगे अपना रहा ये सवाल, ठीक है, द पावर रेडिएटेड फ्रॉम द सन सरफेस डिपेंड्स ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। जो स्टीफन के नियम के अनुसार जो हीट रेडिएटेड का जो रेट था, है ना, यानी पावर था, वो टेम्परेचर की पावर 4 के समानुपाती था। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो जो स्मॉल q यानी dQ/dt इसको हम पावर बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4, है ना। यानी जो p या q है ना, या dQ/dt इसको हम लिखते थे, है ना, क्या लिखते थे, सिग्मा ई ए टेम्परेचर की पावर 4। किसके समानुपाती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के सरफेस एरिया, एक्सपोजर एरिया जो एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, जो बॉडी का सरफेस एरिया जिससे हीट रेडिएटेड हो रही है, उस एरिया के प्रोपोर्शनल है, वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो पहला सही है, द पावर रेडिएटेड फ्रॉम द सन सरफेस डिपेंड्स ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से। तो हिंदी में देख लेते हैं, सूर्य की सतह से विकिरित शक्ति इसके परम ताप पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और वो रीजन भी सही दे रहा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से ये जो हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के अनुसार हो रहा है कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की घात 4 के समानुपाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाई रेडिएशन, है ना, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। सन से जो अर्थ तक जो हीट आ रही है ना, वो रेडिएशन के थ्रू ही आ रही है ना, क्योंकि रेडिएशन से जब हीट आती है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बाकी कंडक्शन में, कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है ना। तो रेडिएशन के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तो सन से अर्थ तक हीट किसके थ्रू आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोनों ही सही है और सही से एक्सप्लेन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, बॉडी कैन नेवर बी कूल्ड टू अ टेम्परेचर लेस देन सराउंडिंग ड्यूरिंग रेडिएशन, है ना। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सराउंडिंग में बॉडी रखी है, स्टीफन के नियम के अनुसार कूलिंग हो रही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आगे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कूलिंग हो रही है, जैसे आयरन का एक जो गोला है, स्फीयर है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है
और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो धीरे धीरे उस आयरन के गोले का टेम्परेचर, स्फीयर का टेम्परेचर घटता जाएगा और एक टाइम पर वो साम्यावस्था में आ जाएगा, किसके, वातावरण के, यानी सराउंडिंग के साम्यावस्था में आ जाएगा। फिर रेडिएशन एमिट नहीं होगी, क्योंकि रेडिएशन एमिट क्यों होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो रेडिएशन का एमिशन नहीं होगा, या जितना एमिट करेगी उतना ही एब्जॉर्ब होगा, जितना एमिट करेगी उतना ही एब्जॉर्ब होगा, तो कोई हीट लॉस नहीं होगा। एमिशन तो कंटिन्यूस होता रहेगा, हीट एमिशन होता रहेगा, पर सेकंड 4 जूल हीट एमिट हुई और 4 जूल ही गेन करी, तो टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब हीट खर्च, ऊष्मा खर्च नहीं होगी, हीट एनर्जी लॉस नहीं होगा। बॉडी ठंडी ही कब होती है, बॉडी कूल कब होती है, जब पर सेकंड हीट लॉस होता है। जब हीट लॉस ही नहीं होगा, जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, तो उसके टेम्परेचर में और गिरावट नहीं आएगी, यानी टेम्परेचर और डिक्रीज नहीं होगा इक्विलिब्रियम आने के बाद। तो अ बॉडी कैन नेवर बी कूल्ड टू अ टेम्परेचर लेस देन सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम आने के बाद सराउंडिंग के टेम्परेचर से और ज़्यादा कूल नहीं हो सकती है। ये रेफ्रिजरेटर में होता है कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर हम रेफ्रिजरेटर के स्पेस का बना सकते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें रखी हैं रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ला सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता ही है, लेकिन उस पर वर्क किया जाता है, वो रेडिएशन के थ्रू काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस पर कंप्रेसर वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, एनर्जी देना पड़ता है हमें, तब वो काम होता है। तो किसी भी, वैसे भी किसी भी जो है बॉडी का टेम्परेचर अगर हम कम है, तो कम टेम्परेचर की बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर की बॉडी को हीट नेचुरली नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी को हीट नेचुरली दे सकते हैं अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, बढ़िया स्टेटमेंट है, सही बोल रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हम फिर उसे कूल नहीं कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वेरीफाइड बाई एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करते ही हैं। जितना कितना हीट लिया, कितना हीट दिया, तो उससे प्रॉपर इक्वेशन बनती है और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कंडीशन आती है, dt अपॉन dt, है ना, dt अपॉन dt माइनस का k t माइनस ts, ये कंडीशन हमें मिलती है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, क्योंकि उसका रीजन किसके थ्रू हो रहा है, स्टीफन लॉ के थ्रू हो रहा है। और इक्विलिब्रियम आने तक कोई बॉडी ठंडी होती रहेगी, जब सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इसके बाद और ज़्यादा उसका टेम्परेचर गिरेगा नहीं, किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से इसका आंसर सेकंड जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल ऑफ कुकिंग utensils should have low specific heat and high thermal conductivity. The material of cooking, ठीक है, utensils should have low specific heat। आपको पता है अगर low specific heat होगी डेल्टा Q बराबर ms डेल्टा T होता है। अगर specific heat low है तो टेम्परेचर चेंज आपको बता सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S होता है। जितना कम स्पेसिफिक हीट होगा उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर डिफरेंस हमें मिलेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर का चेंज मिलेगा। तो S कम होगा तो डेल्टा T ज़्यादा होगा, है ना। और सेम हीट देने पर जिनका स्पेसिफिक हीट कम होगा मटेरियल का, उनके टेम्परेचर में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा और कुकिंग फास्टर होगी, ठीक है। तो द मटेरियल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट, बिल्कुल सही बात है। सेम हीट देने पर अगर स्पेसिफिक हीट मटेरियल का कम है तो टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा मिलेगा, जो कुकिंग को सपोर्ट करेगा, ठीक है। एंड हाई कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर के लिए कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा यदि कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो दोनों ही बातें बोली जा रही हैं। स्पेसिफिक हीट कम होने का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देने में, ठीक है, हमें टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात बोली जा रही है कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, है ना। गैस से जो मटेरियल है, जैसे तवे को हम गैस पर रखते हैं, ठीक है, तो तवा गर्म होता है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जितना कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक, पर सेकेंड हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कम होगी, है ना, तो सेम हीट देने में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, सही बात है। लो स्पेसिफिक हीट मीन्स लो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टू रेज
टेम्परेचर जो मैंने बात बोली वही बोल रहा है, एंड हाई कंडक्टिविटी मीन्स फास्टर फ्लो ऑफ हीट। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ, ठीक है, वही रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, और करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। खाना पकाने वाले बर्तनों के पदार्थ की निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए, है ना। ऊष्मा चालकता ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या रहे, ज़्यादा रहे, और स्पेसिफिक हीट कम होगा तो क्या होगा, कम ऊष्मा देने पर भी ज़्यादा ताप में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो खाना पकाने वाले बर्तनों के पदार्थ के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, लो स्पेसिफिक हीट और हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्टली एक्सप्लेनेशन हो रहा है, इसलिए बच्चों इसका भी आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रेटर द कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, स्मॉलर विल बी द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो के ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस होता है L अपॉन के ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, के ज़्यादा है ना, तो R क्या होगा, कम होगा, सही है। थर्मल रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू द रेट ऑफ हीट फ्लो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो dQ बाई dt, है ना, इसको हम Q लिखते हैं, इक्वल टू होता है डेल्टा T बाई आर, डेल्टा T बाई आर, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, टू द रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। तो R इक्वल टू डेल्टा T अपॉन Q हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ग्रेटर द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, स्मॉलर बी द थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो इससे इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट हालांकि सही है कि R क्या है आपका डेल्टा T अपॉन कितना है, Q है, बट इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो एक्सप्लेनेशन को सही कर दे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। एक पदार्थ का तापीय चालकता गुणांक जितना अधिक होता है, इस पदार्थ का क्षण का तापीय प्रतिरोध उतना ही कम होता है, बताया गया अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, बताया गया। तापीय प्रतिरोध को चालक के स्तरों के मध्य तापांतर व ऊष्मा के प्रवाह की दर के अनुपात के रूप में माना जा सकता है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, इसलिए इसका भी आंसर सेकंड जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के असर्शन रीजन सीरीज के क्वेश्चंस। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू बच्चों।